एक लेवल होता है झूठ कहाँ तक चलेगा, और वो झूठ लंबा नहीं चलता, कुछ समय के लिए चलता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं आऊँगा और अगर ये आ गए तो आकर के संविधान को ख़त्म कर देंगे। चाहता हूँ कि एपिसोड हुआ कैसे ही है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जांच तो नहीं बैठा दी आपने? नहीं, जांच नहीं। दुर्भाग्य से अगले दिन किसी ने राहुल की गाड़ी में जलेबी का डब्बा रख दिया, क्योंकि ये राज्यों में घूम रहे थे। ये तो ये कह रहे थे कि हम सत्ता में आ गए हैं। जाटव में भी बहुत गरीब हैं, जाट में भी गरीब हैं, अन्य समाज के अंदर भी गरीब हैं, हर वर्ग के अंदर गरीब हैं। कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग था जो हाई कोर्ट भी गया और जो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी चला गया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेता धाकड़ है, लेकिन इस धाकड़ नेता को जनता को यह समझाना होगा कि जब तमाम एनालिसिस और सर्वेस ये इशारा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 5-5 का ड्रॉ होने के बाद विधानसभा चुनाव में बाजी हाथ से निकल सकती है, तो लोकसभा से विधानसभा आते आते आपने क्या किया कि चुनाव जीत गए? कई लोग कह रहे हैं हमें तो समझ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछेगा कि चुनाव जीते कैसे। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी चुनाव की जो प्रक्रिया है ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है, और इसमें पिछले 10 वर्षों का जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हैं, और हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो आशीर्वाद है, जो सहयोग है, जो उन्होंने प्यार दिया है, मैं उसको मानता हूँ कि ये हरियाणा के हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जीत है। ये उनका ही आशीर्वाद, उनका प्यार है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ हैं, मोदी जी की नीतियाँ हैं, हमारी हरियाणा सरकार की जो नीतियाँ थी, उनको ऊपर मोहर लगाई है। मैं इसको मानता हूँ, और उसका ही परिणाम है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आशीर्वाद नॉन स्टॉप दिया है, तीसरी बार दिया है। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन को प्रणाम भी करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बड़ी हमारे सामने भी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार इतना बड़ा विश्वास किया है, हम मिलकर के लगातार गति से उन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम हमारी सरकार करेगी आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के। मैं धन्यवाद करता हूं। सीएम साहब, आप बहुत हम्बल हैं, मुझे पता है कि आप 4 मिनट भी लगातार बोलेंगे, आप ऐसे ही बोलेंगे कि पीएम का नाम, ये काम, 10 साल का काम, लेकिन ये ईयर एंडर है और मैन ऑफ द मैच अगर देखा जाए तो आप इसलिए साबित होते हैं क्योंकि आपने मौके पर चौका मारा। जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति डगमगा गई थी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, तो सब ये कह रहे थे कि अब इसके बाद तो खैर मामला फिसल गया बीजेपी के हाथ से। हरियाणा कांग्रेस ले जाएगी, महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी ले जाएगा, हर जगह जहां चुनाव होगा, झारखंड गया इंडिया गठबंधन की तरफ। ये हरियाणा जो है ना, वहां पर आपने एक ब्रेक लगाया, तो मौके पर आपने चौका कौन सा मारा था, ये बताइए सबको। नहीं, देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है जो आपने कहा है, मैं ये पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि विपक्षी जो लोग थे, इंडी गठबंधन के लोग थे, उन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया, दुष्प्रचार एक लेवल होता है, झूठ कहाँ तक चलेगा, और वो झूठ लंबा नहीं चलता, कुछ समय के लिए चलता है। परंतु मैं ये देखता था कि विपक्ष के पैरों तले जमीन नहीं है। आज भी वो इस सदमे में है कि हम हार कैसे गए, जमीन तो आपके नीचे नहीं थी। और पिछले 10 वर्षों के अंदर अंजना जी जो काम हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, हमने मिलकर के जो काम किए हैं, एक्चुअल में गरीब व्यक्ति तक अगर लाभ कहीं गया है
तो पिछले 10 वर्षों के अंदर गरीब के घर तक सरकार की योजना पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है, और उसको पहुंचाने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम हमारी सरकार ने किया है। ये उसी का परिणाम है। परंतु झूठ नहीं चलता, झूठ लंबा नहीं चलता, और झूठ के पैर भी नहीं होते, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का लोकसभा के चुनाव के अंदर झूठ बोला, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि बड़ा झूठ बोला, हम भी उसको नहीं भांप पाए, और जब तक हम उसको समझ पाए तब तक हम बहुत उसका नुकसान हमारे को हो गया था, क्योंकि वो झूठ आगे बढ़ गया था। और उसके अंदर इतनी बात कहना एक दल के ऐसे नेता के द्वारा बोल देना, अरे भाई आप ये बोलिए ना कि हमारी सरकार में ये काम किए हैं, जनता देख रही है ना, जनता विचार करती है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं आऊँगा और अगर ये आ गए तो ये आ गए तो आकर के संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का झूठ बोलना और झूठ बोल करके बरगला देना, ये 21वीं सदी का भारत है। मेरे ख्याल से अब कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, और ना ये झूठ इनको बोलना चाहिए, और उस लेवल के ऊपर नहीं बोलना चाहिए जिस लेवल के ऊपर लंबे समय तक पार्टी खड़ी रही। कोई छोटा समय नहीं, 55 साल तक इस देश के ऊपर शासित करती रही, और 55 साल के बाद भी सत्ता में आने के लिए अगर मुझे झूठ का सहारा लेना पड़े, फिर आपका 55 साल का कार्यकाल कहाँ गया है, आपने क्या किया? कम से कम हम ये भी नहीं कहते, हमने कभी ये भी नहीं विपक्ष को कहा कि आपने कुछ नहीं किया। हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने समय पर किया है, परंतु जिस गति से 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम किया है, ये पहली बार है कि मोदी जी की प्रशंसा और मोदी जी का को प्यार आज देश का हर नागरिक करता है। ये हम नहीं बोलते, हर गरीब व्यक्ति भी बोलता है कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जिसने हर गरीब की चिंता की है, ऐसा प्रधानमंत्री, उसके बारे में। और विपक्ष किस प्रकार का झूठ बोलता है ये आपके सामने है, परंतु इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हम झूठ का सहारा लेकर के बोल रहे हैं। आप मीठे में आजकल क्या खा रहे हैं? बीच में आप जलेबी बनाने निकले थे। नहीं अंजना जी, मैं बताना चाहता हूँ, नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जलेबी बनती है फैक्ट्री में, वो दूर दूर एक्सपोर्ट भी होता है, कई जगहों पर जाता है। देखिए, अच्छा कॉफी आई है, मुझे लगा गुहाना की जलेबी ना आ गई हो। हाँ अंजना जी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एपिसोड हुआ कैसे ये इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जांच तो नहीं बैठा दी आपने? नहीं, जांच नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गोहाना में आए थे, और प्रधानमंत्री जब गोहाना में आए उनको हमने सी ऑफ किया, और सी ऑफ करके मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से, हम दोनों एक गाड़ी में थे, गाड़ी में जब हम निकलने लगे तो मैंने अपने अध्यक्ष जी को कहा, मैं कहा अध्यक्ष जी मेरा जलेबी खाने को मन कर रहा है, मैं कहा बताना मत किसी को, और दुकान के बाहर जा कर के जलेबी खाएंगे। हम चले गए दुकान पे जा करके, मैं अंदर भी नहीं दुकान के बैठा, बाहर खड़े होकर के हमने दोनों ने जलेबी खाई। और काफ़ी लोग एकदम, जब हम जलेबी खा रहे थे, मेरे ख्याल से 600-700 लोग एकदम हमारे पास आ गए, और हम बात कर रहे थे। बात करते करते हम जलेबी खाई, जलेबी खाने के बाद मैंने लोगों से बात किया, और बात करके हम निकल गए। दुर्भाग्य से अगले दिन किसी ने राहुल की गाड़ी में जलेबी का डब्बा रख दिया। किसने रखा है, कौन महानुभाव था, वैसे तो उसको सम्मानित करना बनता है जिसने ये डब्बा रखा है। और वो डब्बा देख करके चौंक गए, भी इतनी बड़ी जलेबी बनती है, उसने उसका अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जलेबी। ये तो स्वयं राहुल ने मंच के ऊपर से बताया। उसने कहा कि जब मैंने जलेबी देखी, भी इतनी बड़ी जलेबी बन रही है, मैंने सबसे पहले फोन अपनी दीदी को किया, भी हरियाणा में इतनी बड़ी जलेबी बनती है। फिर उसकी कल्पना थी पूरी, उसने फिर उसकी फैक्ट्री लगाने का एक संदेश दिया, भी फैक्ट्री लग रही, इसकी तो फैक्ट्री लगेगी, इसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। ये कौन वो महान भाव था, क्या सोच थी, हमें मालूम नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर भी है,
हमारी संस्कृति और कल्चर इस प्रकार का है कि अगर हम किसी भी एक छोटे कस्बे के अंदर भी जाते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई फास्ट फूड की चीज़ एक बहुत फेमस होती है, जिसको लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है उसको स्पेशल इस कारण से उसके आगे प्रेजेंट करते हैं कि मेरे इस क्षेत्र की ये समोसा है, ये जलेबी है, ये अमृति है, ये फेमस है, आप इसको जरूर इसका स्वाद लीजिए। ये लोग बोलते हैं, परंतु किस प्रकार से ये जलेबी का हुआ है और जलेबी का जो एपिसोड हुआ है वो आपके सामने है। जलेबी हरियाणा में बंटी है, हरियाणा के लोगों ने बांटी है, और फिर महाराष्ट्र के लोगों ने भी बांटी अब है। आपका एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि वो हरियाणवी अंदाज में आपको लोगों को सुनाना चाहिए। कांग्रेस के लोग गेस्ट हाउस में थे उस वक्त, क्या कह रहे हैं आप उस वीडियो में? नहीं अंजना जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ईवीएम को इन्होंने क्वेश्चन उठाया, भी हैक किया ईवीएम को, इनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये राज्यों में घूम रहे थे। ये तो ये कह रहे थे कि हम सत्ता में आ गए हैं, और हमारा हरियाणा के अंदर है कि सत्ता के अंदर, इनको तो दूर तक भी ये नहीं था। ये तो जो विषय है कि मैंने अभी कहा है कि पैरों तले जमीन नहीं है, और जब जमीन नहीं है तो किसी को तो दोषी ठहराना है। इन्होंने जो दोषी ठहराया है वो ईवीएम को दोषी ठहराया, और हर बार इनका ये होता है, जहाँ से इनकी सरकार बनती है वहाँ ईवीएम ठीक होता है, जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है। और इन्होंने इतने राजी थे जब रिजल्ट आए, रिजल्ट से पहले ही जब टीवी के ऊपर जो सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट के अंदर जब हमें दिखाया गया कि हम तो इतने पीछे हैं, हम तो सरकार के नज़दीक भी नहीं हैं, बहुत दूर दूर हैं, और जब ये टीवी के अंदर दिखाया तो ये तो लोग राजी हो गए भी सरकार बन गई। और सरकार बन गई तो वो आज इन्होंने अपने विभाग भी बांट लिए, भी ये मेरा विभाग होगा, ये इसका होगा। और यहाँ तक नहीं, इनके लोग रेस्ट हाउस में चले गए, रेस्ट हाउस में चले गए। अगले दिन मैंने कहा, मगर भाई ये सरकार हमारी आ रही है, आप रेस्ट हाउस को खाली करो। तब जाकर के इन्होंने खाली किया। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, 8 तारीख को रिजल्ट के बाद जो हरियाणा के लोगों का मैंडेट था, वो मैंडेट हरियाणा के लोगों ने दिया है, और उसका मैं स्वागत करता हूं। ये हरियाणा के लोगों ने उस काम के ऊपर मोहर लगाई है जो मोदी जी और डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो तपस्या, जो मेहनत गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने के लिए किया है, गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम जो मोदी ने और हमारी सरकार ने किया है, उसका परिणाम है कि ये तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। एक ग्राफिक्स जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, कुछ आंकड़े हैं जिससे आपसे समझेंगे कि हुआ क्या। क्योंकि कई राज्यों में माना जाता है, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना चल गई, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना चल गई, झारखंड मैया योजना, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एक तरफ वोट दिया। लेकिन जब हम हरियाणा में बीजेपी की देखते हैं तो आपने पहले के भी नंबर को, स्कोर को बेटर किया। अगला फिगर दिखाइएगा, 47, 40 और फिर 24 में 48 सीटें आई। लेकिन जब आप कास्ट इक्वेशन पूरा देखते हैं तो हरियाणा के वोटिंग पैटर्न में देखिए कि आपने जो, चाहे पंजाबी खत्री हो, आप लोग हमेशा कह रहे थे कि सभी समाज के लोग हमारे साथ होंगे, तो ये नंबर्स हैं, ब्राह्मण समाज हो, पंजाबी खत्री हो, जाट लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ गए, गुर्जर में भी वो आपसे बाजी मार ले जाते हैं, यादव में आप आगे हैं 62%, जिन्हें अहिर भी वहां कहा जाता है, 35, और वहां 50 जाटव उस तरफ है, और अन्य एससी में 45 और 33 का। ये CSDS लोकनीति का आंकड़ा है। इस जीत को जरा डिकोड कीजिए हमारे लिए, ये कैसे हुआ? मतलब अभी भी हम देख रहे हैं कि नॉन जाट फेस होना बीजेपी के लिए, कम से कम जाटों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं आप, लेकिन बाकी समुदाय ने आपको क्या इतनी प्रचंड जीत दिलाई? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए, हमने हर वर्ग का विश्वास जीता है। और हमारी पार्टी, अंजना जी, भेदभाव से काम नहीं करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर के हमारी
सरकार काम करती है। हमारी जो योजना बनती है वो योजना भी किसी एक वर्ग या किसी एक समाज के लिए नहीं बनती। हमारी अगर योजना बनेगी तो वो हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए बनेगी और उन 2 करोड़ 80 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के जो योजना बनाते हैं वो किसी वर्ग या समाज को देख करके योजना नहीं बनाते। वो योजना बनाते हैं देश के 140 करोड़ लोगों के ध्यान में रखते हुए वो योजना बनती है। गरीब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी समाज में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। जाटों में भी बहुत गरीब हैं, जाट में भी गरीब हैं, अन्य समाज के अंदर भी गरीब हैं, हर वर्ग के अंदर गरीब हैं। परंतु सरकार का दायित्व है कि सबको साथ लेकर के आगे चलना, भेदभाव नहीं तो पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले हम देखते हैं मन से अगर मेरा प्रधानमंत्री देश का जिसको चुना है, अरे वोट किसने दिया है किसने नहीं दिया विषय ये नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री मन से आकर के ये शब्द बोलता है कि सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यक का है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो इस देश के गरीब का है, उसको लेकर के योजना बनती है। इनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच इस देश को एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने की है और उसको लेकर के हम काम करते हैं। एक महिलाओं का भी आंकड़ा है वो भी जरा दिखा देते हैं। लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए बीजेपी 41% और कांग्रेस 36%। महिलाओं ने भी ज्यादा आपको चुना, लेकिन बहुत बड़ा फासला नहीं है, 5% का फासला है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन सा वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा? आप बार बार कह रहे हैं गरीबों की बात कर रहे थे, लेकिन अभी अभी आपकी शैली में भी हिंदुत्व की शैली आ गई। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे? क्योंकि उसी दौरान योगी जी ने आगरा में पहले कहा, फिर हरियाणा में भी कहा था, एक है तो सेफ है, ये नारा आपके लिए काम आया? नहीं, देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है। और हम देश को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ हम लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो हमारी आर्थिक इकोनॉमी है, अगर आप देखें इस अल्प समय के अंदर, हम 10 वर्षों के अंदर अगर देखें किस गति से बढ़ी है, हम दुनिया में 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के जोर दिया कि हम दुनिया के 3रे स्थान के ऊपर आकर के खड़े होंगे। मैं आज आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूँ, देश भी इसके ऊपर बिल्कुल बात कहे कि विपक्ष ने अपने भाषणों में ऐसा क्या कहा कि जिससे देश के लोगों को ये विश्वास हो जाए, ये विश्वास जम जाए कि राहुल जी अगर इस प्रकार की बात तो देश के सामने रखते कि कहीं ना कहीं मेरा देश मजबूत हो रहा है। अगर देश मजबूत होता है तो उसके अंदर देश के 140 करोड़ लोग मजबूत होते हैं। तो वो कोई ना कोई ऐसा एजेंडा, ऐसी बात वो बताएं कि उन्होंने अपनी तरफ से देश को मजबूती के लिए ये एजेंडा रखा है, ये बात कही है और देश इसको फॉलो करे। वो कोई भी बताएं, परंतु इन्होंने जो बातें कही हैं ये आज भी उस दिशा के अंदर जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, हम जो 2000 रुपये महिलाओं को देंगे। अच्छी बात है, एक योजना नहीं। देखिए 2100 कब से दे रहे हैं महिलाओं को? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, विषय ये नहीं है, विषय गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना सरकार का दायित्व है, परंतु बोल भी देना और करना भी नहीं। अभी आप हिमाचल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इनका आप कर्नाटक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। झूठ बोल दिया, झूठ बोल करके वोट ले लिया और वोट लेकर के उसके ऊपर पूरा नहीं उतरना। एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं किसी बात के ऊपर पूरा उतरे। हमने जो बात कही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। और मोदी जी तो ऐसे पहले भारत के नेता हैं, मैं धन्यवाद करता हूं भारत के लोगों का जो लगातार नॉन स्टॉप मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। उन्होंने जो शब्द कहे हैं
उसको तो पूरा किया है, और जो शब्द अंजना जी मोदी जी ने नहीं कहे उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने किया तो वो नरेंद्र मोदी उसका नाम है। सीएम साहब, उसने उसको पूरा किया सीएम साहब, अब आपके 2 वादे आपको याद दिलाती हूँ। एक तो अग्निवीर स्कीम वालों को भारत सरकार, हरियाणा सरकार नौकरी देगी पेंशन वाली। ये कब से होगा, कितने लोगों को आप दे रहे हैं, कैसे इसको जमीन पर उतारे? और 2100 महिलाओं को देने का वादा, वो कब से शुरू हो रहा है? 2 वादे आपके याद दिलाते हैं। देखिए अंजना जी, हमने जो संकल्प पत्र के अंदर अपने 20 प्रमुख मुद्दे वो लिए थे, और भी कई मुद्दे हैं परंतु 20 प्रमुख मुद्दे हैं। 20 प्रमुख मुद्दों में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि 8 तारीख को जब मैं शपथ लूँगा, मैं बोल रहा था लोगों के बीच में जा कर के, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग बहुत आते थे कि सांसद जी आप फ़ोन कर दें हॉस्पिटल के अंदर, और मुझे डायलिसिस कराना पड़ता है, मुझे बड़ी दिक्कत है, मेरा पैसा खर्च होता है, आप फ़ोन करेंगे तो मेरा फ्री हो जाएगा। मैं फ़ोन करता था। जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, जो मेरे पास आ गया मैंने उसका फ़ोन कर दिया, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे पास भी नहीं पहुंच रहे थे। उनकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि एक डायलिसिस कराने में लगभग व्यक्ति का 5-7 हज़ार रुपये खर्च होता था सरकारी हॉस्पिटल में। अगर उसको महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है तो 25-30 हज़ार रुपये उसका हर महीने खर्च होता था। गरीब आदमी वह नहीं कर पाता था। हमने सबसे पहले अपने संकल्प पत्र में ये बात कही कि 8 तारीख को हम जब शपथ लेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद शपथ लेंगे, सबसे पहले हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा फ्री हो जाएगी, किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे खुशी है, मैंने आते ही सबसे पहले अगर कोई काम किया वो डायलिसिस की सुविधा को फ्री किया। आज हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, किसी में भी हरियाणा के अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा खर्च नहीं होता। हमने इस वायदे को पूरा किया है। हमने दूसरा वायदा अपने संकल्प पत्र का एक और वायदा पूरा किया है। हम लगातार कर रहे हैं अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं इस आपकी बात के ऊपर आऊँगा। मैंने हरियाणा के जो पट्टेदार किसान था, जिनके पास लंबे समय से आज़ादी के बाद जब उनको पाकिस्तान से कुछ लोग आए और उनको ज़मीन अलॉट किया, उनके नाम नहीं थी, वो उनको बोल दिया कि आप यहाँ पर इसके अंदर काम करिए। वो लगातार उसके ऊपर उन्होंने उस ज़मीन को लेवल भी किया। लेवल करने के बाद उसके ऊपर वो फसल भी अपनी कर रहे थे, उनका रोजगार का साधन था, परंतु उनके नाम नहीं थी। एक बड़ी तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी कि हम इतने लंबे समय से यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये ज़मीन हमारी नहीं है। तो एक बड़ा लोगों के बीच में इस बात को लेकर के था और लंबे समय से ये लिटिगेशन के अंदर मामला था। हमने आकर के ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम ऐसे सब पट्टेदारों को कानून बना करके हम उनके नाम कलेक्टर रेट के ऊपर वो ज़मीन कराएंगे। और हमने विधानसभा, पहली विधानसभा आई, पहली विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए और वो जितनी ज़मीन हमारे पट्टेदारों की थी वो सारी की सारी हमने कानून बना दिया कि उनसे कलेक्टर रेट पर पैसा लेकर के वो ज़मीन उनके नाम कर दी जाएगी, और वो हमने कर दिया। ये हमारे संकल्प का विषय था। लोगों की समस्या थी, उस समस्या से वो कोर्ट के अंदर जाने से बच गए। एक बड़ा हरियाणा के अंदर और विषय था, कई लोग 40-50 साल से पंचायत लैंड के ऊपर बैठे थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये तलवार लटकती रहती थी। हमें कानून का पालन करना पड़ता था। कोर्ट अगर आदेश करता था तो उसके मकान को डिमोलिश कर देते थे, परंतु इस प्रकार की स्थिति ना आए। हमने विधानसभा में ये भी पास किया कि हम ऐसे लोगों को कलेक्टर रेट लेकर के वो ज़मीन उनके नाम कर देंगे। उस समस्या का समाधान हमने किया, ये हमारा वायदा था। हमने ये भी एक और वायदा पूरा किया है। मैंने ये बात कही थी कि हरियाणा के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं, जो कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग था जो हाई कोर्ट भी गया और जो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी चला गया और उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि युवाओं को रिजल्ट ना निकाले जाएं। मेरे को युवा भी मिले, युवा आकर के मिले कि आप रिजल्ट निकाल दियो कि हमें चिंता है, पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, परंतु मैं आपको एक वायदा करता हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात की, उन लोगों को जब मैंने इतनी बात कही
हमने ये वायदा किया था कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है अंजना जी हरियाणा के अंदर कि 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग कराया गया, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की है। पहले 25,000 युवा बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर ज्वाइन हुए हैं। और ये उसके बाद मैंने स्कीम कब ज्वाइन शुरू किया कर रहे हैं महिलाओं वाली 2100 वाली स्कीम? 2100 का मैं आपको बताता हूं कि हम उसके अंदर लगे हुए हैं जल्दी ही, क्योंकि हमारे जो संकल्प पत्र का एक एक वाक्य लिखा हुआ है अक्षर से हमारे लिए वो भगवान का रूप है और हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है। उसको हम पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहनों को हमने कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे और जल्दी ही बहनों को हरियाणा की 2100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि जो ही ये विधानसभा का सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, इस सत्र के अंदर हम पूरा प्रावधान कर देंगे और प्रावधान करेंगे तो बहनों को वो सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल, आप दिल्ली आए हैं तो ये पूछे बिना खत्म नहीं कर सकते हैं। दिल्ली वाले हरियाणा और पंजाब के सीएम को बहुत ढूंढते हैं प्रदूषण की वजह से। वो कहते हैं कि वो जो पराली वहां जलती है उसकी वजह से हम लोग गैस चेंबर में जीते हैं, उसका सीएम साहब क्या करेंगे? अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की सरकार है उसी की सरकार पंजाब में भी है। पंजाब के किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंजना जी, इतनी बड़ी राजनीति और झूठ की राजनीति करना ये लंबे समय नहीं चलता। इसने क्या क्या वायदे किए थे, दिल्ली के लोगों के साथ किए थे। दिल्ली के लोगों से इसने कहा था कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, मैं यमुना को स्वच्छ कर दूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा था। और इसने ये भी कहा था, देखिए अंजना जी, शायद आपके पास सारी वीडियो हैं उसकी, आपके पास सब वीडियो हैं उसकी। मंचों के ऊपर उसने खड़े होकर के, आपके चैनल के आगे भी खड़े होकर के उसने एक बात कही कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये केजरीवाल के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है अंजना जी, कभी आप कहें कि इसके शब्द हैं, कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं उससे कभी समझौता नहीं करूंगा। ये बात केजरीवाल की है। ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी केजरीवाल के ऊपर कि उसने हरियाणा के अंदर भी, यहीं अन्य राज्यों के अंदर भी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया? क्या मजबूरी थी? वो क्या चाहते हैं? जो वो लोगों को आश्वस्त करते थे कि हमारी सरकार ईमानदार है, मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी ईमानदार है। अरे उस गरीब का क्या होगा जिस गरीब ने आपको वोट दिया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया और आपको मुख्यमंत्री उस नजर से बनाया, उसने आपके अंदर वो देखा कि ये वो व्यक्ति है कि जो व्यक्ति हमारा सुधार करेगा, परंतु उसने उस गरीब का सुधार नहीं किया, अपना सुधार कर लिया। हमने तो प्रदूषण पर सवाल पूछा था, साहब कूद गए सीधा दिल्ली के चुनाव में। मैं देखिए प्रदूषण की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं इसी के अंदर आगे आ रहा हूं, मैं प्रदूषण की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो जिस प्रकार के वो लोगों के साथ वायदे करता है, जिस प्रकार की बातें करता है, उसने प्रदूषण के ऊपर पहले भी दिल्ली के अंदर ये बात कही थी कि हरियाणा और पंजाब का किसान पराली जलाता है और उस पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आता है। ये केजरीवाल के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में पराली के प्रबंधन को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं। हमने किसानों को, चाहे वो बेलर है, चाहे रूटावीटर है, और चाहे अन्य पराली के इकट्ठा करने के संसाधन हैं, उन सब संसाधनों को सब्सिडी के ऊपर 50% से लेकर के 80% की सब्सिडी हमने किसान को दी है। और उसका परिणाम ये निकला कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों ने पराली को जलाना बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने हरियाणा के किसान का कि उन्होंने उस बात को माना, और उस बात को मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले के अंदर एक कोट करके शब्द कहा और पंजाब की सरकार को फटकार लगाई कि आप हरियाणा सरकार से सीखिए और वहां पर भी ये सुविधा दीजिए। बात नहीं करनी चाहिए केजरीवाल को, और अब भी ये बात बोलता है। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी सरकार पंजाब के अंदर है, आप फिर भी दोष दे रहे हैं।
किस बात का दोष दे रहे हैं? आप व्यवस्था खड़ी नहीं कर पा रहे। आप व्यवस्था खड़ी करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां दिल्ली की सरकार में, इसीलिए अंजना जी बोल रहा था, हमें बड़ी पीड़ा होती है। जो लोग ये बहुत मंच के ऊपर बोलता है खड़ा होकर के, किस मुंह से बोलता है कि मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है? किस मुंह से बोल रहा है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला, कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, जिसको बच्चों की वो कसम खाता था, उसके साथ समझौता करके बैठ गया और तिहाड़ जेल के अंदर गया। ये किसी उसके अंदर नहीं गया कि उसको कोई मेडल मिला दे इसका, कि मेडल के कारण उस व्यक्ति ने कहीं लड़ाई लड़ी है, जेल चला गया। उस व्यक्ति ने देश के, दिल्ली के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया है, उसके कारण वो जेल में गया। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं भी एक प्रदेश का मुखिया हूं। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैंने लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी है, उसके ऊपर मेरा एक विजन भी है, मेरी नीति भी हो जाएंगे। मतलब ये वाला तो मुझे लग रहा था कि सबसे पहले पूछना था, इतने आप इमोशनल हो गए। लेकिन एक आखिरी सवाल जिसका 2 लाइन में संक्षिप्त में जवाब देना होगा। किसान आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। ये आपकी सरकार किसानों के मुद्दे का निपटारा क्यों नहीं कर पा रही? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अंजना जी आपका, कि आपने किसान के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। ये अग्निवीर का भी बताएंगे जी? अग्निवीर का इसके तुरंत बाद बता दूंगा आपको। आपने जो किसानों के लिए क्वेश्चन पूछा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में जो किसान की मजबूती के लिए, किसान के हित के लिए जो काम किए हैं, अंजना जी, मैं एक सैनिक का बेटा भी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं एक किसान का बेटा भी हूँ, मैं छोटी खेती करता हूँ, मैं छोटा किसान हूँ। मुझे इतना मालूम है किसान की समस्या के बारे में। एक एक कदम अगर किसान कोई रखता है, मुझे मालूम है कि उसके अगले कदम के ऊपर क्या समस्या आने वाली है किसान को। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने एक मिशन मोड के अंदर किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। मैं फिगर से आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए। जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, ये मैं फिगर से बताऊंगा आप, क्योंकि पता लगना चाहिए, हमारे ऑडियंस बैठा है, उनको ध्यान में होना चाहिए। इनको ध्यान में है वैसे सारा, परंतु उसको हमें बताना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, कांग्रेस ने इतना विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, कहा किसान के जेब से पैसा निकाल दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान का कुछ अंश लेंगे, बाकी कुछ प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उसके अंदर सहयोग करेगी और किसान को सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए। ये कांग्रेस के लोग बताएं, 1%, 1.5% का अंश किसान से लेते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर यही अंश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6%, 7% किसान को देना पड़ता था। किसान उस तरफ नहीं बढ़ सकता था कि वो अपनी फसल का बीमा करा ले, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं दे पाता था किसान। और अब हर किसान, उसको महसूस ही नहीं होता, वो अपनी किसान का बीमा करा लेता है और बीमा कराता है। मैं अंजना जी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में, जब से 2018 से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान का अगर फसल का खराबा हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 13,500 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस भी रही है 10 साल, कांग्रेस 10 साल रही है। मैं पूछता हूं, हुड्डा साहब इलेक्शन के दौरान में हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले थे, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक भी क्वेश्चन को उत्तर नहीं दिया, फिर वो लोग वोट कैसे देंगे जब उत्तर तो है नहीं उसके पास कोई भी। मैं बार बार बोलता रहा भी मेरे कुछ क्वेश्चनों को उत्तर तो दे दीजिए, जब वो उत्तर देगा तभी तो वोट देंगे लोग। लोग देखते हैं भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो भी मुख्यमंत्री रहा है, वो हिसाब तो मांग रहा है हमारा, परंतु अपना हिसाब नहीं दे रहा है।
कि मेरे कार्यकाल के अंदर 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, मैंने क्या क्या काम किए हैं, उसका हिसाब मैंने पूछ लिया था। एक क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं दिया। इन्होंने 10 वर्षों में अंजना जी 1158 करोड़ रुपया, 1158, और कहाँ 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया मेरे हरियाणा के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम हैक नहीं हुई है। जो काम किए हैं धरातल के ऊपर, किसान की मजबूती के लिए काम किया है। कृषि सिंचाई योजना, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 274 लाख मीट्रिक टन अनाज पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने एमएसपी के ऊपर लिया है। 578 लाख मीट्रिक टन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसान का अनाज खरीदने का काम एमएसपी पर किया है। एमएसपी भी लगातार बढ़ा करके दिया है जी। आप ये भी देख लीजिए, एमएसपी भी बढ़ाया है और एमएसपी के साथ साथ उसका पूरा का पूरा फसल भी खरीदी है कांग्रेस ने। आज नहीं, मैं वही पूछता हूं उनसे भी, आप भी बता दीजिए कि आपने क्या काम किया। कृषि सिंचाई योजना मैं बताना चाहता हूं जो मोदी जी ने काम किए हैं। अंजना जी, मैं यही बातें बता रहा हूं कि मोदी जी ने क्या काम किए। कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना के अंदर मोदी जी ने जो मेरे किसान का क्षेत्रफल था उसको भी बढ़ाने का काम किया है। स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, 80% की सब्सिडी किसान को दी ताकि किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल इरिगेशन से पानी पहुंच जाए, वो भी अपनी फसल वहां पर उगा सके, वो भी लाभकारी मूल्य ले सके। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी। किसान सम्मान निधि पहली बार है कि किसान की ये सम्मान निधि की उसके खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े। ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि किसान को खाद दवाई लेनी है, उसको किसी पर देखना ना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े। और उसके लिए मेरे हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में लगभग 3,000, फिगर एक्चुअल में ध्यान नहीं है, 3,700 या 478 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया। एक बात तो तय है कि नायब सिंह सैनी साहब का इंटरव्यू करना हो तो 40 मिनट कम है। अंजना जी, मैं एक और बात बता रहा हूं आपको। अग्निवीर वाला कमिटमेंट याद है ना आपको? वो मैं बताऊंगा। मैं अभी बताऊंगा। ये जो लोग बात करते हैं किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मैंने अभी कहा है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अब भी मैं ये बात कह रहा हूं। पंजाब सरकार को, केजरीवाल साहब को मैंने आज भी डिबेट के अंदर कहा है, पत्रकार मेरे को पूछ रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई मैंने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। 14 फसलें हम पहले खरीद रहे थे, अब टोटल फसलें हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। हरियाणा सरकार की खरीद रहे हैं। हमने अगर किसान को तय किया कि अगर वो मंडी में अपनी फसल लेकर के जाता है और मंडी में 72 घंटे के अंदर उसके खाते में हम पेमेंट पहुंचाते हैं, अगर 72 घंटे से 73 घंटे भी होते हैं, 1 घंटे का भी ब्याज उसके खाते में पहुंचता है किसान के, अगर 1 घंटा लेट पेमेंट होती है। ये पैरामीटर तय किए हमने। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं, पेमेंट जो हमारी लेट हुई है, हमने 84 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया। 84 करोड़ रुपया उसका पेमेंट लेट हुई है, उसका ब्याज पेमेंट हो गई तब तो उनको बॉर्डर पे आना ही नहीं चाहिए दिल्ली के। नहीं, देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ। मैं अंत में इसी बात समझाना तो आप ही को। मैं अंत में इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। जल्दी से मैंने ये कहा है, मैंने केजरीवाल को भी आज यही कहा है, भाई आपकी सरकार है, आप किसानों के बीच में जाइए, उनको जाकर के कहिए किसान की जो हालत हुई है, ये हालत 10 वर्षों में नहीं हुई। ये हालत 55 साल तक जो लोग सत्ता के अंदर बैठे रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे और भ्रष्टाचार करते रहे, उनके कारण मेरे किसान की हालत खराब हुई है। मेरा किसान बहुत ही मार्मिक है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने कहा है अंजना जी, मुझे मालूम है किसान की समस्या क्या है, परंतु वहां की सरकार ने उसको जाकर के कहना चाहिए कि हम आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं कांग्रेस के राहुल को भी कहना चाहता हूं, राहुल जी आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, आप वहां के किसानों के बीच में जाकर के कहिए कि हम आपकी सारी की सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोल रहे? क्या कारण है? राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं इन कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं को कहना चाहूंगा, किसान के नाम के ऊपर राजनीति बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका आने वाले समय के अंदर 50 सालों में भी इस देश में कोई खाता खुलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति इसी के होने साथ वाली है। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आपका, धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में आने के लिए, इंटरव्यू के लिए। और जो अग्निवीर पर आपका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट जरूर पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।